हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड जियोमेट्रिक फॉर्मूलाज। बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के अंदर जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये लास्ट चैप्टर है और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चर फर्स्ट के बारे में। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हमने बात की थी फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। लेक्चर सेकंड के बारे में बात करते हैं। लेक्चर सेकंड में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन के बारे में। लेक्चर थर्ड के बारे में बात करते हैं। लेक्चर थर्ड में हमने बात की थी इंटीग्रेशन के बारे में। लेक्चर 4 से लेक्चर 10 के बीच में हमने बात की थी ग्राफ के बारे में, जिसमें हमारे ग्राफ के कई सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए थे। कई पार्ट्स में हमने ग्राफ को ब्रेक किया था और हमने 1 बाय 1 हर एक पार्ट को सीखा था। आप इससे पहले वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं कि ग्राफ में हमने क्या क्या सीखा है। और आज लेक्चर 11 है हमारा। इस लेक्चर 11 के अंदर हम बात करेंगे बेसिक इक्वेशंस के बारे में। कौन कौन सी बेसिक इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज किस तरह से बनाई जाती है, उनकी इक्वेशंस का फॉर्मेट कैसा होता है, एक्सप्रेशन कैसा होता है। और थर्ड हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में कि जो शेप्स होते हैं आपके पास, जैसे ट्राइंगुलर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इनकी इक्वेशंस किस तरह से लिखी जाती हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस से। आप यहां देख सकते हैं मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। पहले इक्वेशन हम देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी। इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगली इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। नेक्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट इक्वेशन है उसे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नेक्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। देखिए ये कुछ बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं। इसमें आपने स्क्वायर की फॉर्म में और क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशंस का एक्सप्रेशन डिफाइन किया है। आप यहाँ पे जो टर्म्स देख रहे हैं वो स्क्वायर में ली गई हैं या क्यूबिक फॉर्म में ली गई हैं। ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज के अंदर a और b वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इन फॉर्मूलाज से उनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो आपको ये सभी फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूलेज आप जानते हैं, a और b वेरिएबल हैं, ये भी आप जानते हैं। बस आपको इन फॉर्मूलेज को लर्न करना है। यहाँ इन इक्वेशंस को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था, और आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंफॉर्मेटिक और कुछ ऐसी चीजें जिनमें आपको दिमाग लगाने की थोड़ी जरूरत होगी। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो तो सीक्वेंस एंड सीरीज है और साथ में ज्योमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं। लेकिन
बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको आनी चाहिए और इसीलिए मैंने आपको इन सभी इक्वेशंस को यहाँ पे बताया है, तो आप इन इक्वेशंस को लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, और यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। AN एक फंक्शन है यहाँ पर, और जिसको मैंने डिफाइन किया है AN इक्वल्स टू n स्क्वायर से। किससे डिफाइन किया है? AN इक्वल्स टू n स्क्वायर से डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं जब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो A1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1 स्क्वायर। जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो A2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 स्क्वायर। n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो AN की वैल्यू या A3 की वैल्यू मुझे मिलेगी 3 स्क्वायर। और इसी तरह n की वैल्यू आप आगे भी पुट करते जाएं और आपको वैल्यूज यहाँ पे मिलती जाएंगी। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि n की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर ही हो सकता है कोई और फंक्शन भी हो, n ब्रैकेट n+1 या 2n+1, कोई सी भी इक्वेशंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जब हमने इन सब वैल्यूज को अलाइन कर दिया, इन सब वैल्यूज को पुट कर दिया, तो हमारे पास n स्क्वायर के लिए, पर्टिकुलर n स्क्वायर के लिए जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस क्या बनेगी? वो बनेगी 1, 4, 9, 16 और डैश 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 n स्क्वायर तक ये जाएगा। n की वैल्यू जितनी भी हो वहीं तक आपकी सीक्वेंस बनेगी। अगर ये n की वैल्यू इन्फिनिटी तक है तो इन्फिनिटी तक बनेगी। चलिए आगे बात करते हैं हम सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होता है? देखिए सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स है ना, इन्हीं टर्म्स को जब आप ऐड कर देते हो, इन्हीं टर्म्स को जब आप सम कर देते हो तो आपको सीरीज मिलती है। तो यहां पर हमने क्या किया है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश 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 प्लस n। तो यहां पर A1 की वैल्यू आप पुट कर दें, 1 आपने पुट कर दी, प्लस A2 की वैल्यू 4 आपने पुट कर दी, प्लस A3 की वैल्यू 9 पुट कर दी, प्लस A4 की वैल्यू 16 पुट कर दी, और इस तरह से आपने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं। ये कहाँ तक जा रहा है? n स्क्वायर तक जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप सीरीज लिखते हैं, और सीरीज में आपको इन सभी का क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है वो तो हमने समझ लिया, और इसी के अंदर एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इसको? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ए स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस विच हैज ए स्पेसिफिक पैटर्न। क्या लिखा है यहाँ पे? ए स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस विच हैज ए स्पेसिफिक पैटर्न। ये एक तरह का एक स्पेशल केस होता है सीक्वेंस का, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न रखता है। सीक्वेंस आप देख चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, लेकिन सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी वहां पे हमने वैल्यूज दे दी हैं। अगर सीक्वेंस का कोई भी एक स्पेसिफिक पैटर्न दिया जाता है तो उस पैटर्न को ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बात की है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो टर्म है वो पैरेलल में चलती जाए। कोई भी जो टर्म है वो पैरेलल में चलती जाए। किस तरह से चलेगी पैरेलल में? कोई भी टर्म पैरेलल में किस तरह से चल सकती है? मान लीजिए कि आपने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, लेकिन वो लाइन काफी छोटी है। फिर आपने एक और लाइन ड्रॉ की, लेकिन वो जो लाइन आपने ड्रॉ की वो उससे डबल है। ठीक है, फिर आप एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। जब आप एक लाइन और ड्रॉ करेंगे तो तीसरी लाइन जो होगी वो दूसरी लाइन से डबल होगी, और इसी तरह से आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, जो फोर्थ लाइन होगी वो थर्ड लाइन से डबल होगी। तो इस तरह से आपने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है उन लाइन के पैटर्न्स के लिए। जब आप इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन कर देते हो लाइन के पैटर्न्स के लिए तो एक स्पेसिफिक पैटर्न आपको मिलता है, और उसी स्पेसिफिक पैटर्न को हम प्रोग्रेशन से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने
पहली लाइन में ऐड कर दिया है कुछ वैल्यू, मतलब उसी अमाउंट में कोई दूसरी वैल्यू हमने ऐड कर दी है और हमको दूसरी वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से ये जो सारी लाइंस हैं, ये सारी लाइंस क्या हैं, पैरेलल कंडीशंस में आगे बढ़ रही हैं। सब एक दूसरे के पैरेलल कंडीशन में आगे बढ़ रही हैं। दैट मीन्स उतने ही अमाउंट में आप वहां पे उसकी वैल्यू को ऐड करते जा रहे हैं जो कि उससे प्रीवियस है। एपी के लिए हम देख लेते हैं एपी क्या है। एपी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको मैंने डिफाइन किया है A1, A2, A3 और डैश 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 an तक। यहां पर A1 की जो वैल्यू है उसको मैंने डिफाइन किया है A से। अब देखिए प्रोग्रेशन में स्पेसिफिक पैटर्न होता है। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर पैटर्न क्या होगा। आप यहां पर देखें A1 की वैल्यू को मैंने डिफाइन किया है A से, A2 की वैल्यू मैंने डिफाइन की है A प्लस D से। अब D क्या है यहाँ पे, D डिफरेंस है। यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस है। तो A2 और A1 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, D हो गया। A3 की वैल्यू देखें, A3 की वैल्यू मैंने डिफाइन की है A प्लस 2D। इस बार में D का डबल ऐड कर रहा हूं, D का डबल ऐड कर रहा हूं, मतलब जो जितना डिफरेंस था उससे डबल डिफरेंस में ऐड कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको अभी लाइंस के एग्जांपल्स देकर बताया था, ठीक उसी तरह से यहां पर A3 जो है वो A3 की वैल्यू होगी A प्लस 2D। इसी तरह से A4 की वैल्यू आपको मिलेगी A प्लस 3D। A5 की वैल्यू मिलेगी A प्लस 4D। तो आपको समझ में आया, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है और इसी से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन किया है। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें पहले वाली टर्म में D ऐड कर देना है, मतलब D एक डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच में, वो हमको ऐड कर देना है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो हमने यहां पे क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो A है, हमने A के अंदर डिफरेंस ऐड कर दिया D, तो अगली टर्म हमें मिल गई A प्लस D। फिर इस सेकंड टर्म के अंदर हमने D और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, A प्लस 2D हो गया। फिर इसी टर्म के अंदर हमने D और ऐड कर दिया तो हमें अगली टर्म मिल गई, कितनी मिली, A प्लस 3D मिल गई। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि हमारी जो AP होगी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D प्लस ये चलता जाएगा। और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा n-1D तक। कहां तक चलेगा, n-1D तक चलेगा। तो जो लास्ट टर्म होगी वो होगी n-1D। अब आपको करना क्या है, इन सभी टर्म्स को ऐड करना है। अगर आपको इन सभी टर्म्स को ऐड करना है तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूले लर्न करेंगे। फॉर्मूले लर्न करके हमको वैल्यूज पुट करनी है और हमको आंसर निकालना आना चाहिए। इससे ज्यादा एनालिसिस हमको नहीं करना है। हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि पैटर्न जो हमको दिया जा रहा है वो कौन सा है, क्वेश्चन जो हमको दिया जा रहा है वो किस टाइप का है और हमें उसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। बस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हमको इतना ही ध्यान रखना होता है। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे इसकी nth टर्म। क्या फाइंड करेंगे, इसकी nth टर्म। मान लीजिए कि आपको A3 मिल गया। अब मैं आपसे पूछूं कि A7 की वैल्यू क्या होगी। तो A7 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है। और फॉर्मूला आपको दिया गया है यहां पे nth टर्म को फाइंड करने का, n इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। क्या दिया है, n इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये आपको AP की nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें इन सभी टर्म का सम करना हो, इन सभी टर्म्स का समेशन करना हो तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला इसकी nth टर्म्स को ऐड करने के लिए या उन सब का सम करने के लिए अप्लाई
किया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, मैंने a की वैल्यू कितनी पुट की है, 2 पुट की है, और d की वैल्यू 3 पुट की है। जो डिफरेंस हर टर्म्स के बीच में हमको मिल रहा है वो डिफरेंस मैंने यहाँ पे 3 लिया है, और n की वैल्यू मैंने 5 ले ली है। ठीक है, मतलब 5 टर्म तक ये सीक्वेंस चलेगी। तो AP जो होगी हमारी वो होगी 2, अब 2 में आप 3 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर 5 में 3 ऐड कर दें आपको 8 मिलेगा, 8 में 3 ऐड कर दें 11 मिल जाएगा, 11 में 3 ऐड कर दें 14 मिल जाएगा। इस तरह से आपको हर एक टर्म में D को ऐड कर देना है और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की सीक्वेंस मिल जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? अगर आपको इन सब का सम करना हो तो अब आप कर सकते हैं। कहां तक करना है, 5 टर्म तक सम करना है। तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, d की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है, तो nth टर्म का जो समेशन होगा वो आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। डिफरेंस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमको क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। हमको ऐड नहीं करना होता, हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम देख लें। यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे लिखा है GP इज इक्वल टू A1, A2, A3 डैश 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 n। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली टर्म होगी A1 वो क्या होगी, A होगी। जो सेकेंड टर्म होगी वो सेकेंड टर्म क्या होगी, A इंटू R होगी। क्या होगी, A इंटू R। थर्ड टर्म होगी A इंटू R स्क्वायर। फोर्थ टर्म होगी A इंटू R क्यूब। इसी तरह से फिफ्थ टर्म, और इसी तरह से ये जो टर्म्स हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। तो यहां पर जो हमारी GP बनेगी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, और इसी तरह से जो R की पावर है वो 1 by 1 इंक्रीज होती जाएगी। और ये कहां तक जाएगा, AR पावर n-1 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, AR पावर n-1 तक जाएगा। तो यहां पर जो GP है उसके अंदर हमको करना क्या है, हमको R से या किसी भी एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है हर बार। जब हमें अगली टर्म चाहिए होगी तो हम R से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें अगली टर्म चाहिए, फिर उससे पहले वाली टर्म को R से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे इक्वेशंस मिली हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं A को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R से तो मुझे अगली टर्म मिल जाएगी, फिर AR को मैं मल्टीप्लाई करूंगा R से तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी, AR स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा R से तो मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगी। इस तरह से मुझे जो nth टर्म मिलेगी वो nth टर्म मिलेगी AR पावर n-1 तक। ठीक है, कहां तक मिलेगी, AR पावर n-1 तक मिलेगी। अब हमने जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर देखा था कि हम nth टर्म कैसे फाइंड करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम nth टर्म कैसे फाइंड करें, ठीक उसी तरह से हम ये यहां पर देखेंगे कि GP के अंदर हम nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। GP के अंदर हम nth टर्म फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको लिखना होगा n इक्वल्स टू AR पावर n-1। अब इसी तरह हमको अगर इन n टर्म्स का सम करना है तो n टर्म्स का सम करने के लिए हमें यहां पे लिखना होगा एक्सप्रेशन Sn इक्वल्स टू A ब्रैकेट R रेज टू द पावर n-1 अपॉन R-1। फिर से मैं रिपीट कर दूं, फॉर्मूला जो हमारा होगा nth टर्म के समेशन के लिए या nth टर्म को ऐड करने के लिए वो होगा Sn इक्वल्स टू A ब्रैकेट R पावर n-1 अपॉन R-1। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलेज यहां पर अप्लाई करने होंगे। एग्जाम्पल हम यहां पे ले लें। एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं A इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 4। अब आपको करना कुछ नहीं है, A की वैल्यू, R की वैल्यू और n की वैल्यू, इन सब की वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दें और आपको जो भी टर्म चाहिए, जो भी यहां पे nth टर्म चाहिए
या आपको इनका समेशन चाहिए, वो समेशन भी आपको मिल जाएगा और nth टर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जीपी हमें क्या मिलेगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस है वो हमें क्या मिलेगा। वो हमें मिलेगा 3, 6, 12, 24। अब आपको करना क्या है, आपको इस जीपी को फाइंड करना है वैल्यूज पुट करके। आप सिंपली वैल्यूज पुट करें और जीपी की वैल्यू फाइंड कर लें। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे उम्मीद है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में और जियोमेट्रिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन क्या होता है और जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। यहां हम लिख सकते हैं मिडिल टर्म बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस मिली है उस सीक्वेंस के अंदर किन्हीं भी दो टर्म के बीच की टर्म, किन्हीं भी दो टर्म के बीच की टर्म जो होगी वही अर्थमेटिक मीन होगी उन दो टर्म्स के लिए। कैसे हम इसको समझें, जैसे आप यहां पे लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू A1, A2, A3, डैश 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 AN। तो अर्थमेटिक मीन A1 और A3 के लिए हो जाएगा A2, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं A1 और A3 दोनों A2 के पहली और बाद वाली टर्म है। तो यहां पर A1 और A3 के बीच में जो टर्म है वो क्या है, A2। तो A2 यहां पे क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से A2 और A4 के लिए जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा A3। तो आपको समझ में आया होगा किन्हीं भी दो टर्म के बीच में जो टर्म होती है वही उसका अर्थमेटिक मीन होता है। और इस अर्थमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं, इस अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। फॉर्मूला आप यहां पे देख सकते हैं, A इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2। फॉर्मूला क्या दिया जाता है, A प्लस B अपॉन 2। अब यहां पे A क्या है, A है अर्थमेटिक, स्मॉल a के बारे में बात कर रहा हूं। स्मॉल a यहां पे क्या है, स्मॉल a है अर्थमेटिक मीन से पहले वाली टर्म, और b क्या है, b है अर्थमेटिक मीन के बाद वाली टर्म। क्या है, अर्थमेटिक मीन के बाद वाली टर्म। तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है AP इक्वल्स टू 2, 5, 8, 11 और 14। वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है जो अभी हमने देखा था। इसके लिए अगर मैं बात करूं, A को मैं 2 पुट कर दूं और B को मैं 8 पुट कर दूं। A को मैं 2 पुट कर दिया और B को 8 पुट कर दिया, तो मिडिल टर्म 2 और 8 के बीच में कितनी है, 5 है। तो 5 यहां पे क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। और इसे आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए A की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी और B की वैल्यू मैंने 8 पुट कर दी। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 5 मिलेगा। इसी तरह से मैं बात करूं A की वैल्यू 5 के बारे में और B की वैल्यू 11 के बारे में। जब मैं A की वैल्यू 5 पुट करूंगा और B की वैल्यू 11 पुट करूंगा और इन दोनों का जब मैं समेशन कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और 16 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहां पर जो अर्थमेटिक मीन होगा 5 और 11 के बीच में वो 8 होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में लिखा है मिडिल टर्म बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इन जीपी। जिस तरह से एपी के अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में एक टर्म हम लेते हैं उसी को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक उसी तरह से जीपी के अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो टर्म आपको मिलती है उसी को आप ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। इसके लिए मैं यहां पे जीपी लिख सकता हूं A1, A2, A3, डैश 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 AN। ज्योमेट्रिक मीन A1 और A3 के लिए क्या होगा, A2 हो जाएगा। और इसी तरह से A2 और A4 के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, A3। फिर से वही, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जो मैंने यहां पे लिखा है √AB।
क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी को हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए यूज में लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जीपी मैंने यहाँ पे लिखी है 3, 6, 12, 24। ये मैंने यहाँ पे जीपी लिखी है और ये जो जीपी है इसमें एन की वैल्यू कितनी है? 4 है, क्योंकि मैंने 4th टर्म तक ही जीपी को यहाँ पे लिखा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 12 के बीच में एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो है 6। 3 और 12 के बीच में एक आपको नंबर दिखाई दे रहा है, वो है 6। और 6 यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है जियोमेट्रिक मीन को। क्या ये सही है? 6 ही 3 और 12 का जियोमेट्रिक मीन है। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है, जहां पर ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 12 है। जब आप ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 12 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। और 36 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो यहां पर हमने जो समझा वो बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर मैं 6 और 24 के बारे में बात करूं, तो 6 और 24 के लिए जो मीन होगा वो होगा 12। जियोमेट्रिक जो मीन होगा वो होगा 12। तो हमें क्या करना है? ए की वैल्यू 6 पुट करनी है और बी की वैल्यू 24 पुट करनी है। जब मैं a इंटू बी करूंगा या 6 इंटू 24 करूंगा तो मुझे मिलेगा 144। और 144 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ज्योमेट्रिक मीन समझ में आया होगा, अर्थमेटिक मीन समझ में आया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं बायनोमियल सीरीज। क्या कहते हैं? बायनोमियल सीरीज। देखिए बायनोमियल का मीनिंग क्या होता है वो हम समझ लें एक बार। बायनोमियल का मीनिंग होता है जिस भी इक्वेशन के अंदर 2 टर्म्स आपको दी जाती हैं या 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर मौजूद होते हैं। बायनोमियल के अंदर आपको 2 टर्म दी जाती हैं जिसमें उन दोनों टर्म का या तो समेशन हो रहा होता है या सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो बायनोमियल का मीनिंग ये होता है जिसमें 2 टर्म मौजूद हों। यहां पर बायनोमियल सीरीज के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो मैंने यहां पे लिखी है, a प्लस बी होल पावर n। a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n। यहां पर अगर मैं इस टर्म को ओपन करूं तो ओपन करने पर मुझे क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसका एक्सप्रेशन होगा an प्लस n a पावर n माइनस 1 b प्लस n ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू a n माइनस 3 b क्यूब। और इसी तरह से ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी और यहां पर जो लास्ट टर्म होगी वो होगी b रेज़ टू द पावर n। इसको हम समझें इक्वेशन को, तो आप जो फर्स्ट टर्म इसकी देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या है? a रेज़ टू द पावर n। और लास्ट टर्म देखें तो लास्ट टर्म है b रेज़ टू द पावर n। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर a रेज़ टू द पावर n जब मैंने लिखा है तो b की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 हो रही है। आपको क्या मिल रही है? b की वैल्यू 1 मिल रही है। अब देखिए 1 कब मिलेगी? आप खुद सोच सकते हैं कि मुझे b की वैल्यू 1 कब मिलेगी। b की पावर जब 0 होगी, b की पावर जब 0 होगी तो मुझे b की वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि किसी की भी पावर जब आप 0 पुट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। दैट मीन्स मैं यहां पे समझ सकता हूं कि यहां पर b की वैल्यू, b की जो पावर है वो कितनी है? 0 है। सेकेंड टर्म के बारे में बात करते हैं। सेकेंड टर्म आप यहां पे देखें, सेकेंड टर्म लिखी है n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू b। क्या लिखी है? n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू b। मैं आपको इसका सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि इसका सीक्वेंस किस तरह से होता है और किस तरह से एक टर्म से दूसरी टर्म बनती है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी के लिए मैं आपको वन बाय वन हर एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें, पहली जो टर्म है वो a रेज़ टू द पावर n है, और जो सेकंड टर्म हमने लिखी है वो है n इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू। अब आप देखें, मैं पहली और दूसरी टर्म को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। पहली टर्म के अंदर a की जो पावर थी वो कितनी थी, n थी, और b की पावर कितनी थी, 0 थी। सेकेंड टर्म के बारे में बात करूं तो सेकेंड टर्म में लिखा है a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू b। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अब a की जो पावर है वो 1 कम हो गई है, इसलिए इसकी पावर n से कितनी हो गई, n माइनस 1 हो गई, और b की पावर 1 इंक्रीज हो गई है, तो अब b की पावर 1 हो गई है, और पहले कितनी थी, 0 थी। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि यहां पर n को हमने मल्टीप्लाई किया है। किसको मल्टीप्लाई किया है, n को मल्टीप्लाई किया है। दैट मीन जो टर्म, जो पावर चेंज हुई है उस पावर को हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया है, जो कि पावर अब n से n माइनस 1 बन चुकी है, उस पावर को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया है। चलिए थर्ड टर्म के बारे में बात करते हैं। थर्ड टर्म में हमने लिखा है n ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्या लिखा है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर। तो चलिए पहले हम a और b को समझ लेते हैं। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। सेकेंड टर्म में अगर हम देखें तो सेकेंड टर्म में जो a की पावर है वो है n माइनस 1, और थर्ड टर्म में जो a की पावर है वो हो गई n माइनस 2। दैट मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे वाली टर्म्स पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे n की पावर डिक्रीज होती जा रही है 1 से, और थर्ड टर्म के अंदर b की पावर है 2 और सेकेंड टर्म के अंदर b की पावर है 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि b की पावर 1 से इंक्रीज होती जा रही है एवरी टाइम। तो n की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर इंक्रीज हो रही है। यहां तक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं n के बारे में। तो देखिए, पहले यहां पर सेकेंड टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था वो किसका हुआ था, n का मल्टीप्लिकेशन हुआ था, और अब किसका मल्टीप्लिकेशन होगा थर्ड टर्म के अंदर। अगर हम बात करें थर्ड टर्म में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो n तो पहले से ही मल्टीप्लाई हो रहा था सेकेंड टर्म में, याद रखें n सेकेंड टर्म में पहले से मल्टीप्लाई हो रहा था, और अब मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1 भी। क्या मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 भी, अपॉन हम लिखेंगे यहां पे फैक्टोरियल 2। अपॉन कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल 2। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टर्म के बारे में। थर्ड टर्म में हम यहां पे लिख सकते हैं n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस 3 एंड b रेज़ टू द पावर 3। दैट मीन्स अब आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू, a की जो पावर है वो फिर से 1 कम हो गई है, तो पावर कितनी हो गई, n माइनस 3 हो गई, और b की पावर 1 से इंक्रीज हो गई है, तो b की पावर कितनी हो गई, b की पावर 3 हो गई। तो a और b का केस तो आपको समझ में आ गया होगा कि a और b का केस क्या है। n के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर पहले जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी वो थी n इंटू n माइनस 1, और अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगी वो टर्म होगी n माइनस 2। क्या मल्टीप्लाई होगी, n माइनस 2, और नीचे मैंने क्या लिखा है, फैक्टोरियल 3, और इससे पहले वाले टर्म में क्या लिखा था, फैक्टोरियल 2। तो इससे पहले वाली टर्म में कितना होना चाहिए, फैक्टोरियल 1, और इससे पहले वाली टर्म में कितना होना चाहिए, फैक्टोरियल 0। इज इट क्लियर टू यू? आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? अगर मैं पहले वाली टर्म के बारे में बात करूं तो पहले वाली टर्म में जो फैक्टोरियल था वो 0 फैक्टोरियल था, सेकेंड टर्म में 1 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 2 फैक्टोरियल, और फोर्थ टर्म में 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल आइलर नंबर के बारे में बताया था।
मैंने आपको आयलर नंबर के बारे में समझाया था और उसी में मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में भी बताया था। तो अगर आपको नहीं पता फैक्टोरियल क्या होता है तो उसके लिए आपको ग्राफ के अंदर जो सीरीज है, जो पार्ट्स हैं, उसमें आयलर नंबर की जो वीडियो है वो देखनी चाहिए। उससे आपको समझ में आएगा कि हम फैक्टोरियल को कैसे फाइंड करते हैं। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो यहां पर हमें करना क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म को अगर मैं देखूं, पहले सेकंड टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड टर्म में लिखा है n ब्रैकेट n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 a पावर n-2 b रेज़ पावर 2। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, जब मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा, a और b का केस तो आपको क्लियर हो चुका है अच्छी तरह से कि आपको क्या करना है। n का केस हम देख लेते हैं। जब n हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है। देखिए जब आपने लिखा n इंटू n-1 और नीचे आपने लिखा है फैक्टोरियल 2, इसका मीनिंग ये है कि आपको उतनी ही टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करनी है जितनी टर्म नीचे लिखी हुई है। नीचे कितना लिखा है, फैक्टोरियल कितना दिया है आपको, 2 फैक्टोरियल दिया है, तो आपको ऊपर कितनी टर्म मल्टीप्लाई करनी होगी, n इंटू n-1। थर्ड टर्म के बारे में बात करें, थर्ड टर्म में आप यहां पे देख रहे हैं नीचे कितना लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 3। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो ऊपर जो टर्म्स होंगी वो भी 3 टर्म्स ही होंगी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2। तो आपको इसका केस भी समझ में आया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फोर्थ टर्म क्या होगी, सॉरी इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, अब आप फाइंड कर सकते हैं इसकी फिफ्थ टर्म क्या होनी चाहिए। देखिए फिफ्थ टर्म के अंदर a की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, n-4 हो जाएगी, b की पावर कितनी होगी, 4 हो जाएगी, और वहां पर जो फैक्टोरियल आएगा वो कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 आएगा। और फैक्टोरियल 4 आएगा तो ऊपर कितनी टर्म मल्टीप्लाई होगी, 4 टर्म मल्टीप्लाई होगी। कौन कौन सी, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। इस तरह से वहां पे 4 टर्म मल्टीप्लाई होगी। तो आपकी जो फिफ्थ टर्म मिलेगी वो फिफ्थ टर्म मिलेगी n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू a रेज़ टू द पावर n-4 इंटू b रेज़ टू द पावर 4। आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमने क्या किया, किस तरह से हमको एक टर्म के बाद दूसरी टर्म फाइंड करनी है। तो आपको ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए मुझे एक्सप्रेशन बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया, क्यों बताया, ताकि आपको हर एक टर्म फाइंड करना आ जाए। आपसे इसमें कोई सी भी टर्म पूछे आप वो बता सके कि ये टर्म क्या होगी। तो क्लियर है आपको, आप बता सकते हैं, आप 7 टर्म बता सकते, कोई सी भी टर्म यहां पे बता सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, हम यहां पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं जो कि फिजिक्स के अंदर काफी यूज में आती है। कभी कभी ही यूज में आती है, ज्यादा टाइम यूज में नहीं ली जाती, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो यूज में आती है। इसलिए मैं यहां पर a की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा और b की वैल्यू को मैंने x के इक्वल पुट किया है। जरूरी नहीं कि आप b को x इक्वल पुट करें, है तो वेरिएबल ही, तो चाहे तो आप b लिख सकते हैं चाहे x लिख दें। मैंने यहाँ पे x से रिप्रेजेंट कर दिया है क्योंकि जो जनरल एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें x ही लिखा जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू आप 1 पुट कर दें, b की वैल्यू x पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 1 प्लस x रेज़ टू द पावर n। और इसको जब हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इक्वेशन आपको मिल रही है। आपको पूरी इक्वेशन में a की वैल्यू को 1 पुट करना है और b की वैल्यू को x पुट कर देना है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x पावर 3। और इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा और कहां तक पहुंचेगा, x रेज़ टू द पावर n तक पहुंचेगा। कंडीशन आपको यहां पे दी हुई है कि जो x की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से
प्लस 1 के बीच में होनी चाहिए। चलिए हम आगे और भी एक्सप्रेशंस इसके देख लेते हैं। मान लें कि अगर आपने x की वैल्यू -x पुट कर दी, आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया और n की वैल्यू -1 पुट की, तो उस कंडीशन में एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? एक्सप्रेशन बनेगा 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस ये जाएगा कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टर्म के बारे में बात करें जिसमें हमने x प्लस x लिखा है लेकिन n की पावर -1 ली है, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन होगा 1/1 + x। क्या होगा? 1/1 + x। यहां पर 1 + x raised to the power -1 है और इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा 1 - x + x स्क्वायर - x क्यूब प्लस x raised to the power 4 माइनस x raised to the power 5। तो आपको समझ में आया होगा, जहां जहां भी आपको ओड पावर मिल रही है वहां पर आपको माइनस पुट कर देना है, और जहां जहां पर भी आपको इवन पावर मिल रही है वहां पे आपको x के आगे प्लस पुट कर देना है। समझ में आया? यहां पे आप देख सकते हैं, अगर 1 - x to the power -2 में लिखूं तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x raised to the power 4, और ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर मैं बात करूं 1 + x raised to the power -2 के बारे में, जहां पर n की वैल्यू -2 है, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन होगा 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर - 4x क्यूब प्लस 5x raised to the power 4, और ये कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग इक्वेशंस दी हुई हैं और उनका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनिक सीरीज के बारे में। हार्मोनिक सीरीज को हम देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं, ये जो हार्मोनिक सीरीज होती है वो रेशियो की फॉर्म में होती है। अभी तक आपने रेशियो की टर्म्स में कोई सीरीज नहीं देखी। ये जो हार्मोनिक सीरीज होती है ये रेशियो की टर्म में होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन या पहला जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो लिखा है समेशन ऑफ 1/k, जहां पर k की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है। क्या है? 1 से इनफाइनाइट है। तो k की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट है, और यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इन सब का आप समेशन करते हैं तो समेशन के बाद आपको वैल्यू क्या मिलती है? इनफाइनाइट मिलती है, क्योंकि किसी भी टर्म का जब इनफाइनाइट टाइम्स तक आप समेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है -1, और इसकी जो पावर आपको दी है वो दी है k + 1/k। इसका आपको समेशन करना है, तो आपको k की वैल्यू पहले क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है, 4 पुट करनी है। इस तरह से वैल्यूज आपको पुट करनी है, और ये एक्सप्रेशन आपको इस तरह से मिलेगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपको मिलता जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आप ये देख रहे हैं कि एक टर्म प्लस हो रही है और एक टर्म माइनस हो रही है। क्या हो रहा है? एक टर्म प्लस हो रही है और एक टर्म माइनस हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको इन सब का समेशन करना है, और समेशन करने के बाद आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी ln2। ln क्या होता है? log e2। ये लॉग फंक्शन होता है, नेचुरल लॉग होता है। और ln के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया था, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ln के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैंने आयलर नंबर और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ग्राफ के बारे में आपको बताया था। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू होगी ln2, या इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -π² कितनी होती है? -π² इसी तरह से हम बात करते हैं 1/k² के बारे में। 1/k², अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि k की पावर आ गई है। कितनी आ गई है? 2। k की पावर 2 है,
तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो मिलेगी आपको 1 + 1/2² + 1/3² + 1/4², और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है π² इन सब का जब हम समेशन करेंगे, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा π²/6। तो हार्मोनिक सीरीज आपको समझ में आई होगी, बायनोमियल सीरीज आपको समझ में आई होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने बात की है सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, और अभी हम कुछ स्पेशल केस भी देख लेते हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, वो भी हम यहाँ पे जान लें कौन कौन से केसेस होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 और ये जा रहा है n तक। कहने का मीनिंग है कि आपको n टर्म्स तक इन सब का एडिशन करना है। क्या करना है आपको? n टर्म्स तक इन सब का एडिशन करना है। तो ये जो आपका सीक्वेंस बना है या आपकी जो सीरीज बनी है 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है। तो आपको इन सब का समेशन करना है। समेशन के लिए आपको फॉर्मूला दिया जाता है, आप फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कीजिए तो इन सब का जो समेशन है वो आपको इजीली मिल जाएगा। आप कहाँ तक इतनी टर्म्स को ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है n + 1/2। इज इट क्लियर टू यू? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड स्पेशल केस आपको दिया हुआ है जिसमें स्क्वायर की टर्म्स में आपको एडिशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1² + 2² + 3² प्लस आगे की टर्म होगी 4² + 5² + 6², और ये कहाँ तक जा रहा है? n² तक जा रहा है। तो यहाँ पर इन सब का जो समेशन है उसका फॉर्मूला दिया जाता है। फॉर्मूला आप देख लें। फॉर्मूला क्या है? n + 1 2n + 1/6, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर टर्म्स क्यूबिक फॉर्म में दी है या उनकी पावर 3 है तो अब उस कंडीशन में आपको इन सभी टर्म्स को ऐड करना है, और इन सभी टर्म्स को ऐड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला है n × n + 1/2 (स्क्वायर). दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी n² n + 1² (4), अगर हम इस टर्म का स्क्वायर कर दें। तो आपको समझ में आया करना क्या है, किस तरह से करना है और किस तरह से आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बताया है ये एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर यूज में ली जाती हैं, लेकिन काफ़ी कम यूज में ये ली जाती हैं। इनका काफ़ी कम यूज आता है। ऐसा नहीं है कि हर कहीं इनका यूज आ जाए, कभी ना कभी किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में इनका यूज आता है। और नीट के जो बच्चे हैं उन बच्चों को इतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आईआईटी के जो बच्चे हैं वो तो पहले ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उनको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। लेकिन अगर नीट के स्टूडेंट्स इतना भी समझ लेते हैं तो उनके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप सिंपली इनके फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए, फॉर्मूलेज लर्न कर लें और आप समझ लें कि कौन से फॉर्मूले को मुझे किस कंडीशन में अप्लाई करना है। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें डीप जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्री फॉर्मूलाज के बारे में। मल्टीपल ज्योमेट्री होती है, कई तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कोई शेप ट्रायंगल होगा, कोई शेप रेक्टेंगल होगा, एक लाइन भी हो सकती है या क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। इस तरह की अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं और उन सभी के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूलेज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में और उसके एरिया के बारे में। तो पैरामीटर और एरिया के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रायंगल्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो ट्रायंगल होता है वो होता है स्केलिन ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल होता है सिमिलर ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और फोर्थ ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल।
ये साइड के बेस पे दिए जाते हैं ट्रायंगल, और कुछ और ट्रायंगल जो हैं वो एंगल के बेस पे भी दिए जाते हैं। तो तीन जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिए हैं, स्केलन, सिमिलर और आइसोसेल्स, ये तीनों ट्रायंगल साइड के बेस पे हैं, और जो मैंने राइट ट्रायंगल लिया है ये एंगल के बेस पे लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 4 टाइप्स देखेंगे ट्रायंगल के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केलन ट्रायंगल का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ये होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं या 3 लाइन्स हैं। पहली जो लाइन है उसकी लेंथ L1 है, दूसरी लाइन की लेंथ L2 है और तीसरी लाइन की लेंथ L3 है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि सभी जो लाइन्स हैं उन लाइन्स की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। तो इसी तरह के जो ट्रायंगल हैं उन्हीं को हम स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। हाइट मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, आप देख सकते हैं। बेस जो है यहाँ पर इस ट्रायंगल का वो है L3, और इस बेस से मैंने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ की है, जहाँ पे इसका जो वर्टेक्स है, जो हाईएस्ट वर्टेक्स है, वहाँ पर मैंने इसको टच किया हुआ है, और इसी को हम इसकी हाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूं एक बार। पेरीमीटर का मीनिंग होता है कि कोई भी जो शेप आपको दिया गया है उसकी बाउंड्री क्या है, वो कौन सी बाउंड्री से बाउंड हो रहा है, वही पेरीमीटर होता है। तो अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो 3 लाइन से ये ड्रॉ हो रहा है, या 3 लाइन से ये बाउंड हो रहा है, 3 लाइन से ये घिरा हुआ है, तो इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। यहां पर पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3, और इसी बाउंड्री को आपको क्या करना है? काउंट कर लेना है, उसको ऐड कर लेना है। तो टोटल जो बाउंड्री होगी वही उसकी पेरीमीटर होती है। तो यहाँ पे जो टोटल बाउंड्री है उसके लिए हमको तीनों लेंथ्स को ऐड करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है L1 प्लस L2 प्लस L3। अब इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करें? इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे एक फॉर्मूले के बारे में, जिसे हम कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि मैं हीरो के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसी हीरो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप समझ लग जाए कि सर को क्या हो गया, हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते सर को हीरो की याद आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले पेरीमीटर को हाफ करना होगा। तो हमने यहाँ पे जो पेरीमीटर फाइंड किया है वो फाइंड किया है L, और L का हम कर देते हैं हाफ। तो हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू L/2। L का जो हाफ होगा उसको मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मुझे हेरोन फॉर्मूला लिखना है, तो मैं हेरोन फॉर्मूला लिख दूंगा √P इंटू P माइनस L1। पहली जो लेंथ है, पहली जो साइड है, उसको मैं माइनस कर दूंगा P में से, इंटू P माइनस L2 इंटू P माइनस L3। इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू आप स्केलन ट्रायंगल का एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर ट्रायंगल एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, कोई भी ट्रायंगल जो होता है, अगर उसकी सभी लेंथ्स इक्वल हों, फिर से सुनिए, कोई भी ट्रायंगल जिसकी सभी लेंथ्स इक्वल हों उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसे ट्रायंगल के अंदर एक खासियत और भी होती है कि इसकी जो 3 एंगल्स होते हैं वो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसके जो 3 एंगल्स होते हैं उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लाइन की जो लेंथ है वो भी सेम होगी, और एंगल की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी। कितनी होगी? 60 डिग्री। तो इसी को हम सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं, या इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी पेरीमीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे तीनों लाइंस की जो लेंथ है उनको ऐड करना होगा, और जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3L मिल जाएगा। इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? 3L हो जाएगी। इसका एरिया क्या होगा? एरिया होता है इसका हाइट इंटू बेस अपॉन 2। हाइट इंटू बेस अपॉन 2, या हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। अब हाइट क्या होगी? हाइट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, आप ये समझ लीजिए जो बेस लेंथ आपको दी हुई है,
बेस लाइन जो आपको दी हुई है वहां से लेकर इसके हाईएस्ट वर्टेक्स तक जितनी भी लेंथ होगी उसी को हमने हाइट से यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसा कि आप स्केलन ट्राइंगल में देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हाइट होगी। अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या हम स्केलन ट्राइंगल के लिए यूज में नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। स्केलन ट्राइंगल के लिए भी हम इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में। आइसोसेल्स जो ट्राइंगल होता है उसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल में जिस तरह से 3 साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर केवल 2 साइड इक्वल होती हैं। और जब 2 साइड इक्वल होती हैं तो वहां पर बेस के साथ वो जो लाइंस आपस में एंगल बनाती है वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वल लेंथ्स हैं उनको मैंने एल से डिफाइन किया है और यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं, ये इक्वल का साइन होता है। और जो बेस लेंथ है ट्राइंगल की वो मैंने एल बी से डिफाइन की है और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो आप देख सकते हैं कि बेस और पहली लाइन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है और बेस और दूसरी लाइन के बीच में जो एंगल है वो भी थीटा है। यहाँ पे इसका पेरीमीटर अगर हम फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर होगा 12 प्लस एल बी। कितना होगा? 12 प्लस एल बी होगा। और एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया वही होगा जो कि पहले आपको बताया जा चुका है। आगे हम बात करते हैं राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो। लेंथ कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेंथ अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल की जो पेरीमीटर होती है वो होती है L1 प्लस L2 प्लस L3 और इसका जो एरिया होता है वो वही होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एरिया सेम ही है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अदर ज्योमेट्री फॉर्मूला के बारे में या अदर शेप्स के बारे में। यहाँ पर मैंने जो 2 शेप्स लिए हैं वो लिए हैं स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर का डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के अंदर जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो सभी सेम है। सभी की जो लेंथ है वो मैंने L से डिफाइन की है और इसका जो डायगोनल है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है √2L। कितनी होती है? √2L। यहाँ पे ध्यान रखें कि अंडर के अंदर केवल 2 है और L बाहर लिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये होता है स्क्वायर और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? आप चारों साइड की जो लेंथ है उनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4L हो जाएगा। एरिया के बारे में अगर हम बात करें कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, आपको साइड का स्क्वायर करना है। क्या करना है? साइड का स्क्वायर कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा? L स्क्वायर होगा। कितना होगा? L स्क्वायर होगा। चलिए आगे बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल का शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस तरह का है। यहाँ पे जो पहली लाइन है उसकी लेंथ मैंने ली है A और दूसरी लाइन की लेंथ मैंने ली है B। थर्ड लाइन की लेंथ A है, फोर्थ लाइन की लेंथ B है। यहाँ पे डायगोनल के बारे में बात करें तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा √A² प्लस B²। डायग्राम तो आपको समझ में आ गया। पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर के लिए हमको सभी साइड्स की लेंथ को ऐड कर देना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस A प्लस B। तो यहाँ पे A प्लस B वाली जो टर्म है वो 2 टाइम्स आ रही है, तो आप इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया हो जाएगा A इंटू B। कितना होगा? A इंटू B। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले शेप्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में और सर्किल के बारे में। डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेपेजियम किस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पे 2 लाइन से पैरेलल है लेकिन लेंथ सेम नहीं है और ठीक इसी तरह से मैंने इनको डिफाइन किया है। पहले जो आपके बेस लाइन है, बेस लाइन को मैंने डिफाइन किया है B से और जो इससे पैरेलल लाइन है अपर वाली उसको मैंने डिफाइन किया है A से। साइड वाली जो साइड्स हैं उनको मैंने डिफाइन किया है C से और D से। ये इनकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यहां पर इसकी जो हाइट है वो हाइट है h। कितनी है इसकी हाइट? h हाइट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। इसका जो पेरीमीटर है उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकी जो लेंथ है, साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा a प्लस बी इंटू एच अपॉन टू। क्या होगा, फिर से सुन ले, a प्लस बी इंटू एच अपॉन टू, ये इसका एरिया होता है। बात करते हैं सर्किल के बारे में। सर्किल आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्किल आपको दिखाई दे रहा है। सर्किल की एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है सर्किल की, जिसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ब्लू कलर के अंदर ये इक्वेशन दिखाई दे रही है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन होती है। यहाँ पे आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। एक्स क्या है? एक्स है एक्स एक्सिस पर जो लेंथ आप ले रहे हैं वो, और वाई क्या है? वाई एक्सिस पर जो लेंथ आप ले रहे हैं वो। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरह से आपको एक सर्किल मिल जाता है। इसकी पेरीमीटर कितनी होती है? पेरीमीटर होती है इसकी 2 पाई आर। एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलेज आपको सभी लर्न करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इलिप्स के बारे में। इलिप्स का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इलिप्स का शेप कुछ इस तरह का होता है। मैंने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया है। मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक लेंथ को रिप्रेजेंट किया है जिसको मैंने ए से डिफाइन किया है, और इसको मैं कहता हूं सेमी माइनर एक्सिस। क्या कहता हूं इसको? सेमी माइनर एक्सिस। ठीक इसी तरह से एक्स एक्सिस पर मैंने एक लेंथ डिफाइन की है बी, और इसे मैं कहता हूं सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहता हूं? सेमी मेजर एक्सिस। डायग्राम तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें इसकी, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है। अब देखिए ये जो टर्म्स आपको मिल रही है, पैरामीटर में आपको जो बता रहा हूँ, एरिया आपको बता रहा हूँ, वो सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको लर्न करने हैं। मैंने ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इसीलिए रखा है ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना छूट जाए जो फिजिक्स में यूज़ आने वाली हो और आपको पता ना हो उस चीज़ के बारे में। इज इट क्लियर टू यू? तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेडियस के बारे में। आपको यहाँ पे अगर इसकी रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस फाइंड कैसे करेंगे? रेडियस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से आपको यहाँ पे रेडियस मिल जाएगी। पेरीमीटर के बारे में बात करें, इसकी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। इसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी भी रेडियस फाइंड कर ली है आर इक्विवेलेंट से। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 पाई आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ध्यान रखिए ये जो आपको पेरीमीटर मिल रहा है ये अप्रोक्स वैल्यू मिल रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। एरिया फाइंड करें यहाँ पे, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई ए बी। कितना होगा इसका एरिया? इसका एरिया होगा पाई ए बी। समझ में आया? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले ज्योमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? क्यूब का शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बॉक्स होता है। क्यूब क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें जितने भी 6 सरफेस होते हैं उसके, वो 6 सरफेस का जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। सभी इक्वल एरिया के सरफेसेस आपको मिलेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ABGH जो हमारा सरफेस है उसका एरिया और AGCE जो सरफेस है उसका एरिया सेम होगा। CEFD जो एरिया है वो इक्वल होगा AGBH के, और ठीक इसी तरह से ABCD का जो एरिया है वो इक्वल होगा GEHF के। दैट मीन्स सभी सरफेसेस के एरिया यहाँ पर सेम ही होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है A, और इसकी जो विड्थ है वो भी A ही है। डायगोनल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की है E से B तक, और इस क्यूब का जो सेंटर है वो O से मैंने डिफाइन किया है। तो इसी को हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे E कॉर्नर से B कॉर्नर तक
एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसी को हम डायगोनल कहते हैं, इसी को हम डायगोनल कहते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से फेसेस हैं? ABCD, EFGH, ABGH, CDEF, AGCE और BHDE, ये 6 फेसेस इसके अंदर होते हैं, जिसमें 2 फेसेस अपर और बिलो होते हैं, 2 फेसेस राइट एंड लेफ्ट होते हैं और 2 फेसेस फ्रंट एंड बैक होते हैं। इस तरह से 6 फेसेस होते हैं। 8 वर्टेक्स होते हैं इसके। तो यहाँ पे 8 वर्टेक्स कौन कौन से हैं? जहाँ पर भी आपको पॉइंट मिल रहे हैं वो पॉइंट कौन कौन से हैं? ABCDEFGH, ये इसके वर्टेक्स हैं। डायगोनल क्या होता है? इसका जो डायगोनल है वो मैंने लिया है BOE और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है √3a। कितनी होती है? √3a। मैंने यहाँ पे लिखा है L एंड W। L एंड W का मीनिंग है लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच सरफेस। हर एक सरफेस की जो लेंथ और विड्थ होती है वो a होती है। एरिया के बारे में बात करें, इसका जो एरिया होता है वो 6a² होता है। कितना होता है? 6a²। देखिए जो एक सरफेस होती है उसका एरिया होता है a²। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी सरफेसेस हैं? 6 सरफेस। तो हमें हर एक सरफेस का एरिया यहाँ पे ऐड करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो टोटल एरिया लिखेंगे क्यूब का वो होगा 6a²। वॉल्यूम के बारे में बात कर लें, इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड रेज़ टू द पावर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 3। तो ये बात हो गई क्यूब के बारे में। आगे हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्फीयर का डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। कोई भी जो बॉल शेप होती है या फुटबॉल आपने देखी होगी, इस तरह का कोई भी जो शेप होता है वो स्फीयर होता है। आप ये सब जानते हैं, फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी में आपको ये सब बता रहा हूँ। इसकी जो रेडियस है उसको मैंने r से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे स्फीयर कितने टाइप्स के हो सकते हैं? स्फीयर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है सॉलिड स्फीयर, दूसरा है होलो स्फीयर। डायमीटर आप देख लें, यहाँ पे डायमीटर होता है इसका 2r। एरिया यहाँ पर देख लें, एरिया इसका 4πr² और वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³। वॉल्यूम है इसका 4/3πr³। ये आपको लर्न करने हैं सारे फॉर्मूलेज। स्फीयर कंप्लीट हो चुका। हम बात कर लेते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है मैंने सिलेंडर। इसको हम सिलेंडर शेप कहते हैं, जिसमें एक जो आपके घर में जो ड्रम होता है ठीक उसी तरह का शेप होता है सिलेंडर। और चाहे आप देख लें आपके पास जो ग्लास होता है, ग्लास का जो शेप होता है वो भी एक सिलेंडर शेप होता है। नॉर्मल ग्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से आपके घर पे जो गैस का जो सिलेंडर देने आते हैं उसका जो शेप होता है वो भी सिलेंडर टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि सिलेंडर किस तरह से सिलेंडर क्या होता है और सिलेंडर का डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिलेंडर की जो रेडियस ली है वो रेडियस ली है r और इसकी जो हाइट ली है वो ली है मैंने h। देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये दोनों टाइप्स का हो सकता है। होलो सिलेंडर भी हो सकता है और सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है। होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों इसके टाइप्स हो सकते हैं। बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेटरल सरफेस के बारे में। लेटरल सरफेस का मीनिंग ये है कि एक ऐसा शेप जिसमें दोनों एंड्स ओपन होते हों। दैट मीन्स सिलेंडर का ऐसा शेप जिसमें दोनों एंड्स ओपन हो रहे हों, ऐसे शेप को हम लेटरल शेप कहते हैं। और उसी का जो सरफेस है उसका सरफेस होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। अब मान लीजिए कि वहां पर मैंने दोनों सरफेस को क्लोज कर दिया है, तब उस कंडीशन में आपके पास 2 प्लेटें हो जाएंगी। एक ऊपर वाली प्लेट होगी और नीचे वाली प्लेट होगी। तो उसका भी एरिया आपको वहां पे काउंट करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे लिख सकते हैं 2πrh प्लस 2πr²। क्या लिख सकते हैं? 2πrh प्लस 2πr²। 2πrh को आप एज ए पैरामीटर भी यहाँ पे मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब क्यूबॉइड के बारे में।
क्यूबॉइड आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्यूबॉइड कैसा होता है, जैसा कि एक अटैची होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है, उसी को आप क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड का शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ को डिफाइन किया है L से, इसकी जो हाइट है उसको डिफाइन किया है H से और विड्थ को डिफाइन किया है मैंने W से। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है और विड्थ भी होती है। फेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड के अंदर भी 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के अंदर 8 वर्टेक्स होते हैं, क्यूबॉइड के अंदर भी 8 वर्टेक्स होते हैं। डायगोनल के बारे में बात करें, इसका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H²। क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। मतलब आप लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको इसकी हर एक सरफेस का एरिया फाइंड करना होगा और फिर उन सबको ऐड कर देना होगा, तो हमें इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। हम यहाँ क्यूबॉइड के अंदर देख सकते हैं कि इसकी लेंथ L दी हुई है, हाइट H दी हुई है। तो अगर फ्रंट सरफेस के बारे में बात करें, फ्रंट और बैक सरफेस के बारे में बात करें, तो इनका जो एरिया होगा वो होगा L इंटू एच। बात करें राइट और लेफ्ट सरफेस के बारे में, तो इनका जो एरिया होगा वो होगा H इंटू डब्ल्यू। बात करें अपर सरफेस के बारे में और बिलो सरफेस के बारे में, तो एरिया होगा L इंटू डब्ल्यू। तो इस तरह से हर एक सरफेस का जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे और इन एरियाज को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे इन एरिया को डबल करना होगा क्योंकि सरफेस हमारे पास डबल है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ सरफेस एरिया का 2 इंटू ब्रैकेट L इंटू डब्ल्यू प्लस W इंटू एच प्लस H इंटू L। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी शेप्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इनमें बस आपको फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। मेन जो चीज़ है इस चैप्टर की वो ये है कि फॉर्मूलेज और इक्वेशंस आपको इस यहाँ पे लर्न करनी है। एक्सप्लेन जितना मुझसे बन पड़ा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं रखी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मुझे समझ में नहीं आया, ये कंसेप्ट थोड़ा मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेल आईडी है shrikar@gmail.com, उस पर मुझे क्वेश्चन भेजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी फेसबुक आईडी है और एक फेसबुक पेज भी है जो मैं आपको बता दूं। फेसबुक पेज है हमारा श्रीकर एजुकेशनल ग्रुप्स। इस फेसबुक पेज पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस फेसबुक पेज पर भी आपको जितनी भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप फेसबुक पे टाइप कर सकते हैं जितेंद्र सर कोटा और पेजेस में इसको फाइंड कर सकते हैं, तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो हमने आज बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वेक्टर। मुझे उम्मीद है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन ना किया हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो फ्रीली आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेल आईडी पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी संस्था विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें मुफ्त शिक्षा की आवश्यकता है। हमारी संस्था IIT JEE नीट कक्षा 11 कक्षा 12 CBSE या स्टेट बोर्ड में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को फिजिक्स वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराती है। वीडियो की गुणवत्ता ठीक हो उसके लिए हमने समझाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया है, जिससे फिजिक्स जैसा कठिन विषय आसानी से समझ आ सके। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगामी आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए।
आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। IIT, नीट, CBSE और स्टेट बोर्ड से संबंधित सूचना तथा वीडियो लेक्चर्स की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।